हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में ये दूरखिम के सामाजिक तथ्य के बारे में देखे हैं हम लोग। ठीक है, यह देखिए दूरखिम के सामाजिक तथ्य के बारे में देखे पिछले वीडियो में, और आज हम लोग देखेंगे दूरखिम के सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान। इसको सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। देखिए, इसमें यह बीपीएससी का पेपर देते हैं, पीजीटी, ईसी नेट का पेपर देते हैं, और जीआईसी का पेपर देते हैं, पीजीटी का पेपर देते हैं, जीआईसी लेक्चरर का। तो ये दूरखिम से सभी प्रश्न आते हैं। कुछ ऐसे पेपर हैं जिनमें दूरखिम के सभी सिद्धांत आते हैं। ठीक है, पेपर उठाकर आप लोग देखिएगा। तो उसमें पीजीटी भी हो और यूजी नेट हो, हायर एजुकेशन हो, सभी पेपरों में यह दूरखिम के सिद्धांत को पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को केवल उसके क्वेश्चनों को जानने से नहीं होगा, उसको पूरा डीपली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, तब जाकर हम लोग दूरखिम के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक ना, ये नहीं कि किसी भी गाइड से हम लोग पढ़ लिए तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको ये थ्योरी दूरखिम के पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, सभी के सिद्धांतों को। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दूरखिम के सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूरखिम सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान की धारणाएं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में दिया था। यानी कि ये जो उनकी पुस्तक है ये, ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था दूरखिम। तो दूरखिम ने अपनी सामूहिक प्रतिनिधान का धारणा सिद्धांत वह कौन सी पुस्तक में दिया था? तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक ना, और यह 1899 में लिखे, 1899 में इनकी प्रकाशित हुई और उसी में यह इन्होंने दिया था। उसके बाद दूरखिम के सामूहिक प्रतिनिधान की धारणा सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। यहाँ से जो पेपर में पूछ रहा है, आजकल पेपर में बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि दूरखिम के सामूहिक प्रतिनिधान की धारणा जो है कहाँ से दूरखिम ने ये प्राप्त किया, किससे? तो जो दूरखिम के सामाजिक तथ्य के विश्लेषण पर आधारित है। यानी कि दूरखिम की जो सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा है वह किस पर आधारित है? तो सामाजिक तथ्य के विश्लेषण पर आधारित है ये। ठीक है, इसके बाद दूरखिम का मानना है कि, ठीक ना, देखिए, दूरखिम का मानना है कि मनुष्य की अपने विचार व अपनी भावनाएं होती है। ये भावनाएं व विचार व्यक्ति प्रतिनिधित्व करती है तथा व्यक्ति के विचार व भावनाएं की तरह समूह के भी विचार व भावनाएं होती है। ये विचार तथा भावनाएं उसके सामूहिक प्रतिनिधित्व का निधान करते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान है। ठीक है, यानी कि दूरखिम का कहना है, ठीक है, गौर से सुनिए इसको। यानी कि दूरखिम का कहना है कि दूरखिम का जो मानना है, यानी कि उनकी धारणा है, उनकी विचार है, उनके मन मस्तिष्क में यह उत्पत्ति होती है विचार धारणाएं कि प्रत्येक मनुष्य की अपने विचार और भावनाएं होती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य की अपनी विचार व धारणाएं होती है और वह उन्हीं विचार की धारणाओं के आधार पर सोचता है, विचारता है। अगर ये भावनाएं, ठीक ना, ये व्यक्ति की जो विचार व भावनाएं हैं पूरी तरह से समूह के भी हो जाए, यानी कि जो समूह में और भी समाज के लोग हैं वह समूह के रूप में हो जाए, विचार करने लगे, भावनाएं करने लगे, तो ये विचार तथा भावनाएं ही उनके सामूहिक प्रतिनिधित्व का निधान करती है। ये यानी कि सामूहिक प्रतिनिधान को दर्शाता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के दर्शाता है। ठीक है, तो दूरखिम का मानना क्या है?
दुर्कहेम का मानना यह है कि प्रत्येक मनुष्य का, आपका, हमारा, किसी का भी, सबका अपना अपना विचार, धारणाएं एवं भावनाएं होती है। ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का उन्होंने समझाने का प्रयत्न यही किया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी विचार या भावनाएं होती है, धारणाएं होती है। अगर वही व्यक्ति की विचार और भावनाएं और धारणाएं वह समाज के समूह के रूप में काम करने लगे, वह समूह के रूप में काम करने लगे, यानी कि एक नहीं, वह व्यक्ति तो न रह गया, पूरे समूह में वही विचार और धारणाएं भावनाएं मानने लगे, उसको स्वीकार कर ले सब लोग, तो वही क्या है, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत है। ठीक है। इसके बाद दुर्कहेम ने क्या कहा कि परिभाषा के रूप में, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बताया कि सामूहिक चेतना, देखिए यहाँ पर परिभाषा है, सामूहिक चेतना से प्रभावित होकर की जाने वाली वे प्रक्रियाएं जिन्हें सभी सदस्य बिना संकोच व विरोध के सदैव आदर्श प्रतिमान के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधान का धारणाएं कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व के धारणाएं कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बताया यह कि सामूहिक चेतना से, अब यहाँ पर व्यक्तित्व के विचार नहीं है, केवल आप और हमारे सोचने से नहीं है, पूरे समाज का, समग्र समाज का, जितने भी आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर देखा जाए तो पूरा भारत है, तो भारत के ऑल इंडिया के सभी व्यक्ति की भावनाएं एक हो जाए, ठीक ना, तो वही क्या है, वही आपका सामूहिक प्रतिनिधित्व है, सामूहिक प्रतिनिधान है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी के बारे में अगर सोचते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा का ये अभिवादन करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं तो केवल हमारे सोचने से नहीं होगा, यह अगर इंडिया के पूरे लोग, पूरे देश, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी संख्याएं हैं, वह उनके अंदर भी यही विचार एवं धारणाएं उत्पन्न हो जाए, तो यही क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। इसी को दुर्कहेम ने सामूहिक प्रतिनिधान का धारणाएं कहा, सामूहिक प्रतिनिधान कहा। ठीक है। तो यह भावनाएं जो होती है, वह कोई भी अगर विचार या भावनाएं हो, अगर पूरे समूह के लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के वह भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का धारणा कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कहें यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भी है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति धार्मिक पुस्तक तथा रीति रिवाज सामूहिक प्रतिनिधित्व के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किसी विशेष व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यक्ति जीवन के सामूहिक रूप में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान करते हैं। ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान करते हैं सभी लोग, और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करने के लिए किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि आप भी उसका सम्मान करिए। जहाँ ये जो राष्ट्रीय गान हो रहा है, तो आपको भी खड़े हो जाना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, उसके सम्मान में। ठीक है। जब भी कहीं भी अगर राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रगान होता है, तो हम लोग स्कूल में रहते हैं या हमारे कान तक आवाज़ जाती है, तो हम लोग वहीं पर क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, और उस राष्ट्रगान का हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में और राष्ट्रगान का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है। और स्वतंत्रता के दिन हम लोग और गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे को फहराते हैं। तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के, किसी के बिना किसी के जोर जबरदस्ती के, हम अपने आप में ही क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत वही है कि अगर कोई भी विचार एवं धारणाएं हों, सामूहिक चेतना से प्रभावित होकर, केवल व्यक्तित्व की चेतना से नहीं, सामूहिक, वही व्यक्तित्व की चेतना जो है सामूहिक चेतना के रूप में प्रभावित हो जाए, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच को उस विचार और धारणाएं को स्वीकार कर ले, वही क्या होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत करता है, वही सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। ठीक है। और देखिए, व्यक्ति के मनुष्य, व्यक्ति के सम्मुख जब सामूहिक प्रतिनिधित्व का विचार आकर खड़ा हो जाता है, तब तब व्यक्ति प्रतिनिधित्व नीचे रखता है और सामूहिक प्रतिनिधान के सामने सिर रख देता है। वह व्यक्ति काम
व्यक्ति काम नहीं करते, सामूहिक चेतना काम करने लगती है। इसलिए यह सामूहिक प्रतिनिधित्व का एक स्वतंत्र तथ्य है। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के सम्मुख जब सामूहिक प्रतिनिधित्व का विचार आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये विचार है कि राष्ट्रीय ध्वज अगर फहराया जा रहा है, तो आपका ये व्यक्तित्व के विचार नहीं कि आप उसको सलामी करेंगे, उसका आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे, ये आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अब आप करें या ना करें, ना चाहते हुए भी आप उसका सम्मान करेंगे, झंडे का सम्मान करेंगे, कि वो क्या हमारे देश का, भारत देश का वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका केवल विचार काम नहीं करेगा, अब वहाँ पर पूरे सामूहिक प्रतिनिधित्व का विचार काम करेगा अगर खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप न चाहते हुए भी क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वहाँ पर व्यक्तित्व का विचार कार्य नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है कि सामूहिक प्रतिनिधान एक स्वतंत्र तथ्य है। सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, एक स्वतंत्र तथ्य है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में आप लोगों को बताए हम, और फिर हम अगले दिन लेकर आएंगे अगला वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भेजिए। इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठाएं। ठीक है, सभी छात्र स्टूडेंट जो भी हैं, पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो दूरबीन के सिद्धांत दूरबीन से पूछा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।